हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के सीबीटी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जो कि आपके जुलाई में होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आपका सीबीटी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी पीसीएल का हो, चाहे आपका डीआरडी हो, चाहे आपका यूपी आर्मिलियन हो, चाहे रेलवे हो। सब में आपके क्वेश्चन इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। पहला हम चैप्टर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक एक पॉइंट में मैं आपको बताता जा रहा हूं। देखिए, पहला आपका पूछेगा कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों? कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं सेकंड में? कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आपसे ये भी पूछेगा कि करंट की यूनिट क्या है। करंट की यूनिट क्या है आपकी? एम्पियर है। करंट की यूनिट क्या है आपकी? एम्पियर है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बेस्ट कंडक्टर क्या है। बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर आपका क्या है? आप लोग जानते होंगे, सिल्वर। इसकी कंडक्टेंस कितना है? 96% है। ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि करंट हो गया, रेजिस्टेंस की यूनिट पूछ सकता है आपसे। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम होती है। आपसे पूछ सकता है कि कंडक्टेंस की यूनिट क्या है। कंडक्टेंस की यूनिट महो होती है और साइमन होती है। ये बच्चों मैं जो आपको बता रहा हूं एक एक लाइन में, इनको नोट करते चलिए, ये आपका रिवीजन होगा इससे। सातवां 7 पॉइंट क्या है? आपसे पूछेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ये हो गया आपका ओम मीटर हो गया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू क्या है? या इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या है? इसको बच्चों रो से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? महो पर मीटर या साइमन पर मीटर। अब आपसे पूछ लेगा कि रेजिस्टेंस थर्मल कोएफिशिएंट यूनिट, तो इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। अगर हम इसमें कंडक्टर में इसकी वैल्यू बताएं, कंडक्टर में अल्फा, तो क्या होता है? क्या होता है? नहीं पता? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इंसुलेटर में अल्फा क्या होगा आपका? निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। और सेमीकंडक्टर में नेगेटिव। सेमीकंडक्टर में अल्फा क्या होगा आपका? ये भी निगेटिव होगा। अच्छा, एक बात और जानिए, जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप क्या होता है कंडक्टर में? वो 0 होता है।
इसमें क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पे ओवरलैपिंग होते हैं। ठीक, और आपका जो सेमीकंडक्टर का है, ठीक है, इसमें एनर्जी गैप जो होता है, एनर्जी गैप ये होता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और आपका जो इंसुलेटर होता है इसमें जो होता है एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है बच्चों आपसे कि ईवी किसकी यूनिट है, ये पूछा भी गया है बच्चों। तो ईवी आपकी किसकी है, एनर्जी की। ये किसकी एनर्जी होती है बच्चे, इलेक्ट्रॉन की होती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है जिसके द्वारा वो क्या करता है, जंप कर सकता है। ठीक है, चलिए और कुछ फैक्ट्स देखते हैं। अच्छा बच्चों, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेमीकंडक्टर में आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेमीकंडक्टर आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स। इनको एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। कौन फॉलो करते हैं ये भी आप जानिए। तो आपके जो इंडक्टर है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, ये आपके पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पैसिव एलिमेंट्स। ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अगर आपने इतना को लिख लिया हो तो लिख लीजिए, मैं आगे बता देता हूं। चलिए आगे मैं यहां बता देता हूं। अब इसके बाद क्या आता है, ईएमएफ की यूनिट। ईएमएफ की यूनिट वोल्ट होती है। वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है। पोटेंशियल यूनिट वोल्ट होती है। ठीक, अब देखिए ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ है V अपॉन I इज इक्वल टू R। ओम्स लॉ क्या है बच्चों, V अपॉन I इज इक्वल टू R, या कह सकते हैं V इज इक्वल टू IR। ये भी आपका ओम्स लॉ है। या कह सकते हैं ये तो आपका वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस के फॉर्म में, अगर कंडक्टेंस के फॉर्म निकाला जाए तो ये होगा I इज इक्वल टू GV। ये भी ओम्स लॉ है। ठीक है, ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है बच्चों, रेखीय होता है। सॉरी, फिगर थोड़ा गड़बड़ बना दिया ना, ये रेखीय होता है। ये वोल्टेज हो गया, ये आपका करंट हो गया। ओम्स लॉ को कौन फॉलो करते हैं मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अच्छा, अगर सर्किट आपका ओपन है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में जो करंट की वैल्यू होती है वो 0 होती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और वोल्टेज आपको मिलेगा यहाँ पे दिखा। और अगर आपका शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी और वोल्टेज की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के हम इलेक्ट्रॉन के व्यास के बारे में बात कर रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन का जो व्यास होता है, डायमीटर, वो कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, 10⁻15 मीटर। और जो आपका परमाणु है, परमाणु का व्यास वो 10⁻10 मीटर है। अगला पॉइंट, परमाणु का सबसे हल्का कण, परमाणु का सबसे हल्का कण, सबसे हल्का कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। सबसे भारी कण, परमाणु का सबसे भारी कण क्या है आपका? क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन। ठीक। इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन में क्या होता है? नो चार्ज होता है। ठीक है। अगर हम इसकी वेट की बात करें, इसके इलेक्ट्रॉन के वेट के बारे में बात करें, तो इसका होता है 9.11 × 10⁻31 kg। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो ये होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है। अच्छा, और जो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? ये होता है आपका +1.6 × 10⁻19 कूलम। इसकी खोज इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन। ठीक है। और जो आपका नाभिक होता है, नाभिक का जो डायमीटर होता है, व्यास, ये होता है आपका 10⁻⁻ मीटर। और जो परमाणु का भार होता है 99.9%, वो किसमें होता है? नाभिक में। परमाणु का भार, परमाणु का 99.9% भार कहाँ होता है? नाभिक में। अच्छा, आप बोरबरी के नियम के अनुसार, बोरबरी एक साइंटिस्ट थे, मैंने पढ़ाया तुम लोग को, तो क्या होता है? 2n² होता है पहले सेल में, के में। अब देखिए, एक कूलम में 6.25 × 10⁻80 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है। अब देखिए क्या बचा आपका? प्रतिरोध के नियम देख लेते हैं। प्रतिरोध के नियम, देखिए प्रतिरोध जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। कंडक्टर में क्या होगा? कंडक्टर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डाउन होगा।
सेमीकंडक्टर के उदाहरण जर्मेनियम में सिलिकॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दूसरा, प्रतिरोध डिपेंड करता है मटेरियल पे, मटेरियल जो आप यूज कर रहे हैं। प्रतिरोध R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब पदार्थ की लंबाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, और यहां से बनेगा फॉर्मूला रो इज इक्वल टू L बाई A। अब प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन दो होता है मेनली। एक श्रेणी में क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 R2 R3, समांतर में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 और 1/R2 प्लस 1/R3। अगर दो के बीच में निकालना है तो R इज इक्वल टू R1 R2 और R1 प्लस R2। ठीक है, अच्छा अब हम सेलों के संयोजन के बारे में बात करेंगे। सेलों के संयोजन में तो सेलों के सीरीज में क्या जाएगा, जो करंट निकालेंगे वो भी NE अपॉन R प्लस R। पहले में क्या आ जाएगा, करंट हो जाएगी आपकी E अपॉन R प्लस R बाई N। ठीक है, अच्छा और क्या बताएं आप लोग को, देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल और पावर का मात्रक वाट। ऊर्जा के फॉर्मूले क्या है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT V स्क्वायर बाई R एंड VI T, या भी ऊर्जा हो गई। ठीक, पावर की बात करें तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R एंड VI, यह आपकी पावर हो गई। ठीक, अच्छा जूल का नियम, जूल का नियम H इज इक्वल टू 0.24 I स्क्वायर RT, जहां पे H है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I स्क्वायर के, H डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, H इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T के। इन्हीं को मिला के ये नियम बना है। ठीक, किरचॉफ का नियम, पहला नियम सिग्मा I इज इक्वल टू 0। ठीक, किस पे, आवेश संरक्षण पे आधारित, आवेश संरक्षण पे आधारित। दूसरा नियम सिग्मा E प्लस सिग्मा I R इज इक्वल टू 0, किस पे है, ऊर्जा संरक्षण पे। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तुम भी कंफ्यूज हो गए एक बार। अब क्या बचा आपका, मनुष्य कितना कम, कितने तक की धारा चल सकता है, 15 मिलियन की। खतरनाक 50 मिलियन की। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, स्किन क्या हो जाएगी, स्किन विल जर्न, विल बर्न। और क्या हो सकता है इसमें, विद्युत की व्यावसायिक यूनिट
किलोवाट आवर। बिजली का वाट किस में आता है? किलोवाट आवर में आता है। फ्यूज की रेटिंग, फ्यूज की रेटिंग किसमें होगी? एम्पियर में। बैटरी की एम्पियर आवर में। अच्छा, हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम। नाइक्रोम कौन होता है हीटर में? नाइक्रोम। मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। और क्या बताएं आपको? चांदी का गलना कितना होता है? चलिए कुछ यूनिट्स हैं उनकी हम उनके मात्रा के बारे में बात करेंगे। पहला है आपका करंट डेंसिटी। धारा घनत्व किसे बोलते हैं? इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दूसरा आपका है करंट। करंट यूनिट एम्पियर। दूसरा है आपका चार्ज, जिसको ऐसे बोलते हैं आवेश। चार्ज की यूनिट कूलाम। रिप्रेजेंट करके सी से। ठीक है। उसके बाद है आपका टाइम। टाइम किसमें करेंगे? सेकेंड में। उसके बाद है आपका रेजिस्टेंस। ओम। रेजिस्टिविटी। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओम मीटर। कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसका उल्टा होता है? रेजिस्टेंस का। यूनिट महो और साइमन। कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सिग्मा से 1/ρ। इसकी यूनिट महो पर मीटर। साइमन पर मीटर। और क्या है आपका? रेजिस्टेंस थर्मल कोफिशिएंट। रेजिस्टेंस थर्मल कोफिशिएंट पर डिग्री सेल्सियस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। कंडक्टर में पॉजिटिव होता है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में नेगेटिव होता है। उसके बाद है आपका मास। मास का क्या होगा? ग्राम। और क्या है आपका? ये सब तो बता दिए आपको। ईएमएफ का वोल्टेज। इन सब का क्या होता है? वोल्ट होता है। एडमिटेंस।
एडमिटेंस किसका होता है उल्टा? इम्पीडेंस। महो। ठीक है, अब क्या है आपका? अब यहां पे जगह नहीं बची बच्चा। कैपेसिटेंस, फैराड, इंडक्टेंस, हेनरी। ठीक है, और क्या है आपका? लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस फ्लक्स क्या होगा इसकी यूनिट? ल्यूमेन। और क्या है आपका? मैग्नेटिक फ्लक्स, वेबर। ठीक है, और क्या है आपका? एमएमएफ, एम्पियर टन, रिलेक्टेंस, एम्पियर टन पर वेबर, फ्लक्स डेंसिटी, टेस्ला। ठीक, और बहुत सी यूनिट्स है बेटा। इसकी उल्टी होती है रिलेक्टेंस की, हैं? रिलेक्टेंस की एक उल्टी होती है परमेंस, परमेंस। ये पता है ये होगी वेबर पर एम्पियर टन। इधर आओ, सॉलिड एंगल, सॉलिड स्टेरेडियन, और क्या है? लुमिनस, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन। क्या होगी इसकी रेट? बताओ विकास। लक्स। और क्या है? लुमिनस इफिशियंसी, लुमिनस इफिशियंसी, ल्यूमन पर वाट। ठीक है, तो बच्चों ये जितनी यूनिट्स हैं जो मैंने आपको बताई है, इसको देखिए, समझिए, और बहुत से भी टॉपिक्स हैं जो छूट गए हैं, उनको मैं सेकंड लेक्चर में कवर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। निश्चित तौर पे आप जिससे सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे आपका सीबीटी एग्जाम हो, चाहे आपका TG2 का सिलेक्शन हो। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। ITI के बच्चे ध्यान दें, आज हम AC सर्किट के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, जो कि आपके CBT एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम जो कि जैसे UPPCL, UPRMINAL, DRDO, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। देखिए AC सर्किट क्या होती है, AC करंट क्या होती है, पहले आप बोलिए AC करंट क्या होती है। AC करंट वो करंट होती है जिसकी डायरेक्शन और वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, वो AC करंट कहलाती है। ठीक है, ये आपकी AC करंट है, ये आपका ये होता है जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये आपकी पॉजिटिव साइकिल है, ये आपकी नेगेटिव साइकिल है। ये जो वैल्यू होती है ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है।
और ये क्या होती है, डिस्टेंस होती है, दूरी होती है। अच्छा, इस साइकिल को और इस साइकिल को मिला के एसी करंट की जो को क्या बोलते हैं, 1 साइकिल बोलते हैं। तो इसको और इसको मिला के आपका ये 1 साइकिल कहलाता है। और एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ये आपका टाइम पीरियड होगा, इसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करें, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ठीक। अब हम बात करें कि अगर इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है बच्चों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, अगर हम वोल्टेज के लिए बात करें, अगर हम वोल्टेज के लिए बात करें तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा V = V max sin ओमेगा t। अगर हम करंट की बात करें, करंट के फॉर्म में, तो होगा I max sin ओमेगा t। अगर हम फ्लक्स के फॉर्म में बात करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं, मतलब आपकी जो अल्टरनेटिंग करंट होगी, वोल्टेज होगा, कुछ भी होगा, उसको हम इस इक्वेशन में ही रिप्रेजेंट करेंगे। फ्लक्स में क्या होगा, phi = phi max sin ओमेगा t, ठीक है। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब आपसे पूछा था फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि 1 सेकंड में जितने भी नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे, 1 सेकंड में, जैसे मान लीजिए 1 सेकंड है, 1 सेकंड में जितनी बार यू जाएगा, यू करेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। उसके नंबर्स को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब जैसे आपको दोलन है, एक यू गया फिर यू गया, तो 1 सेकंड जितनी बार इधर उधर जाएगा उनकी संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। स्टैंडर्ड क्या है, 50 हर्ट्ज है। और फॉरेन कंट्री में 60 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है फॉरेन कंट्री में। जो फॉरेन कंट्री जैसे आपका अमेरिका हो गया, रूस हो गया, जर्मनी हो गया, जो विकसित देश हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 60 हर्ट्ज है, और अपने यहाँ 50 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का अपोजिट होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी = 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को हम लोग f से रिप्रेजेंट करते हैं 1/t, या t = 1/f। और अगर इसकी हम यूनिट की बात करें, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो ये होती है हर्ट्ज, शॉर्ट में लिखते हैं hz, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स क्या होती है, हर्ट्ज। अब देखिए इसमें और क्या क्या टर्म्स होते हैं, ये आपके एंगल हो गए, ठीक है। अब देखिए आउट ऑफ फेज, सेम फेज। सेम फेज किसे कहते हैं, सेम फेज मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका वोल्टेज हो गया, तो इस अगर ये 0 से शुरू हो रहा है, पाई पे खत्म हो रहा है, और ये 2 पाई, तो आपकी करंट क्या होगी, 0 से शुरू होगी और पाई पे खत्म होगी। इस कंडीशन को बोलते हैं सेम फेज। क्या बोलते हैं, सेम फेज। ये आपका वोल्टेज हो गया V = Vm sin ओमेगा t, और ये आपका करंट हो गया I = I max sin ओमेगा t। अब ये कंडीशन किस में होती है, प्योर रेजिस्टेंस में। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ये कंडीशन होती है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब आउट ऑफ फेज की कंडीशन क्या होती है बच्चों, आउट ऑफ फेज भी होता है, आउट ऑफ फेज
आउट ऑफ फेज मतलब जैसे मान लीजिए ये आपकी करंट है, ये आपकी 0 से पाई, तो आपका जो वोल्टेज होगा ये यहां से शुरू हो जाएगा पाई बाई 2 से, पाई बाई 2। ये कंडीशन किसमें होगी? ये आपकी आउट ऑफ फेज कैपेसिटर में होगी, इसमें होगी प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे चलती है, वोल्टेज पीछे चलता है ना। तो ये कंडीशन क्या होगी? प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। ठीक, इसी को आउट ऑफ फेज बोलते हैं। अब इंडक्टर होगा आपका, तो उसमें क्या होगा? करंट पीछे चल जाएगी और वोल्टेज आगे चलेगा 90 डिग्री। ठीक, और इसी को इसमें क्या बोलते हैं? आउट ऑफ फेज, मतलब दोनों में फेज का डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे कितना है? देखो ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, तो दोनों में कितना डिफरेंस है? पाई बाई 2 का 90 का। ठीक, इसी को फेज डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, आरएमएस वैल्यू समझते हैं क्या होती है? हम लोग करंट लेकर करते हैं IRMS। IRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस का मतलब ये होता है। आरएमएस क्या होता है? रूट मीन, मतलब I1 I2 I3 and so on स्क्वायर। ठीक है, अपॉन n। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 0.7 I मैक्स, या कह सकते हैं कि I मैक्स अपॉन रूट 2। ये वैल्यू होती है आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब हम बात करेंगे, अगर एवरेज वैल्यू की बात करें IAB, तो ये होती है 0.637 I मैक्स। अब देखिए दो फैक्टर होते हैं, एक होता है आपका फॉर्म फैक्टर जिसको हम लोग KF से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? ये क्या होता है? आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो होता है। तो ये हो गया आपका क्या? 0.707 I मैक्स अपॉन 0.637 I मैक्स, इसकी वैल्यू आती है 1.1। ठीक, अब इसके बाद होता है आपका पी फैक्टर। इसको बोलते हैं केपी से, और ये होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। ये होता है ना मैक्सिमम वैल्यू I मैक्स, और आरएमएस की वैल्यू क्या होगी? I मैक्स अपॉन रूट 2। तो रूट 2 सो ये जाएगा 1.414। अब बच्चों ने जो लिखा है I1 I2 I3, ये सब क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए आपको स्टोरी ये आपकी है, करंट है, तो ये जो वैल्यू है I1 होती है आपकी, ये आपकी I2 होती है, ये आपकी I3 होती है। इनको बोलते हैं तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, हम 3 सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। पहला होता है, यहां मैं लिखता हूं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट मतलब सर्किट में आपका सिर्फ रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और इसको मैं सप्लाई में दे दिया, ठीक है। V = Vm sin ओमेगा t। ये अभी इस कंडीशन में क्या होता है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपका जो पावर फैक्टर होता है यूनिटी होता है। पावर फैक्टर क्या होगा आपका? ये क्वेश्चन कई बार मैंने पूछा है और एग्जाम में भी पूछा गया। पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है। यूनिटी मतलब वैल्यू क्या आती है? 1 होती है। इस कंडीशन में क्या होता है? वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। ये आपका वोल्टेज होगा, ये आपकी करंट होगी, सेम फेज में होते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब ये आपका वोल्टेज हो गया और ये आपकी करंट हो गई। अब हम बात करेंगे प्योर इंडक्टिव में। प्योर इंडक्टिव सर्किट में ये आपका इंडक्टर हो गया और ये आपने सप्लाई दे दी अल्टरनेटिंग, ये आपका L हो गया। ये आपका इंडक्टर लगा है और इसको मैं सप्लाई दे दी। इस कंडीशन में क्या होगा? जो पावर फैक्टर आपका क्या होगा? लैगिंग होगा। पावर फैक्टर लैगिंग क्या होगा? लैगिंग होगा। मतलब इस कंडीशन में आपका वोल्टेज आगे चलेगा, करंट पीछे चलेगी 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है आपका प्योर कैपेसिटिव। यहां पर मैं कैपेसिटर लगा दिया है और सप्लाई दे दी। इस कंडीशन में जो आपका पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा? लीडिंग होगा। क्या होगा? लीडिंग होगा, ठीक। और इसमें क्या हो जाएगा? करंट आपकी आगे चलेगी, वोल्टेज ये तो बात हो गई आपकी एसी सप्लाई में। अगर आपसे कभी कभी पूछता है कि डीसी सप्लाई में पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, ठीक, तो डीसी सप्लाई में पावर फैक्टर आपका क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी बुक में नहीं दिया लेकिन हम बता रहे हैं। डीसी सप्लाई में पावर फैक्टर वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। चलिए और सर्किट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए सर्किट आपके एक होता है आपका आरसी सर्किट, दूसरा होता है आरएल सर्किट और तीसरा होता है एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो पहले आप आरसी सर्किट के बारे में, आरएल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। आरएल सर्किट देखिए, आरएल सर्किट, आरएल सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सीरीज में जोड़े होते हैं। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका इंडक्टेंस हो गया, इनको सीरीज में जोड़ के सप्लाई दे दी। ठीक बेटा, ये आपका आर हो गया, ये आपका एल हो गया। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है?
और कैपेसिटेंस की फैरेड। ठीक है, ठीक। अच्छा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस की क्या होती है? ओम। ठीक, ये सब जान लीजिए आप। एडमिटेंस की यूनिट क्या होती है? ये इंपेडेंस का उल्टा होता है। इसकी भी महो होगी। क्या होगी? महो या साइन। इसके बाद आपका आता है कंडक्टेंस की यूनिट महो, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। एडमिटेंस को किससे करेंगे? वाई से। ठीक, अब कुछ और चीजें देख लीजिए आप, इससे आपको सर्किट समझने में आसानी होगी। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, ठीक, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, रेजिस्टेंस आर, ठीक है, इंडक्टेंस एल, कैपेसिटेंस सी। ठीक है, एडमिटेंस वाई, कंडक्टेंस जी। अब देखिए तीन पावर होती है बच्चों, तीन पावर होती है। एक होती है आपकी रियल पावर, वी आई कॉस फाई, और उसकी यूनिट क्या होती है बेटा? वाट होती है। क्या होती है? वाट होती है। उसके बाद आपकी आती है रिएक्टिव पावर, इसकी यूनिट होती है VAR, और आपकी अपरेंट पावर होती है आभासी, VI, इसकी यूनिट होती है VA। ठीक है, एक बात और जानिए आप, अपरेंट में पावर होती है वो क्या होती है? रियल पावर और रिएक्टिव पावर का रिजल्टेंट होती है। ठीक है, देखिए कैसे रियल पावर का क्या हो गई? कॉस, ठीक, और रिएक्टिव पावर क्या हो गई? VI। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया इसमें से? V² I² कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा? cos स्क्वायर थीटा फाई sin स्क्वायर, इनकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो √BI², तो VI आ गया। ये क्या होती है? अपरेंट पावर होती है। प्रूफ हो गया इससे? अपरेंट पावर मतलब अपरेंट पावर क्या होगी? रियल पावर और रिएक्टिव पावर का रिजल्टेंट, हमेशा याद रखिए। ठीक,
अच्छा, और जो आपका पावर फैक्टर होता है cos फाई, वैसे तो होता है क्या R/Z होता है, हाँ, लेकिन इसका एक फॉर्मूला और होता है रियल पावर अपॉन कौन सी पावर, रिएक्टिव पावर, हाँ, रिएक्टिव अपैरेंट पावर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि cos फाई क्या है, पावर फैक्टर क्या है, रियल पावर और अपैरेंट पावर का रेशियो है। ठीक, अच्छा, हम आरएल सर्किट आपको पढ़ा रहे थे। आरएल सर्किट में क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होगी और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको वीआर बोलते हैं और यहाँ पे जो होता है वीएल होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये टोटल वोल्टेज हो गया आपका सप्लाई दे रहे हैं, तो ये टोटल वोल्टेज होता है, ये होता है अंडर रूट वीआर का स्क्वायर प्लस वीएल का स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ से z इक्वल टू आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। z क्या है आपका इम्पीडेंस, क्या है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मतलब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, और इस सर्किट का अगर पावर फैक्टर निकालें तो क्या आएगा, cos फाई इक्वल टू r बाई z आएगा। ठीक है, और इस सर्किट की ये तीन पावर होंगी। ठीक है, रियल पावर, रियल पावर वी आई cos फाई, अपैरेंट पावर वी आई होगा सर, इसकी यूनिट क्या होगी, वाट हो गई, इसकी वी ए हो गई, और रिएक्टिव पावर क्या होगी आपकी वी आई साइन फाई वी ए। ये हो गया आपका आरएल सर्किट। इतना नोट करना है आपको, नोट कर लीजिए, इतना आपका बुक में ऐसे नहीं दिया गया समझाने। इसके बाद मैं आपको बताता हूं आरसी सर्किट। अब देखिए आरसी सर्किट डिस्कस करते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका कैपेसिटेंस हो गया। इसको हमने सप्लाई अल्टरनेटिव दे दी। यहाँ पे करंट होगी, ये आपका आर हो गया, ये आपका सी हो गया। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आपका वी आर होगा, यहाँ पे वी सी होगा, और ये आपका टोटल वोल्टेज होगा। ठीक, तो इसका जो टोटल वोल्टेज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस VC। इसका तुमको ग्राफ तुमने बताया नहीं, ये आपका वी आर हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये आपका माइनस का BC हो जाएगा। ठीक, ये भी आपका वी आर हो जाएगा, ठीक है, और ये भी आपका BC हो जाएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट V हो जाएगा, V पॉइंट Z। ठीक, अगर हम इसमें इंपेडेंस की वैल्यू बताएं तो इंपेडेंस होगा R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ठीक, और इसमें जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, cos फाई R बाई Z होगा, और वही तीनों पावर होंगी जो मैंने आपको बताई। कौन कौन सी, रियल पावर वी आई cos फाई, अपैरेंट पावर आपकी क्या हो जाएगी, वी आई हो जाएगी, रिएक्टिव पावर आपकी क्या हो जाएगी, वी आई साइन फाई हो जाएगी। ये आपकी तीन पावर होंगी। ठीक है, अब बच्चों हम बात करेंगे आरएलसी सर्किट की। आरएलसी सर्किट में क्या होता है, आरएलसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस
इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस, तीनों को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। RLC ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका इंडक्टेंस होगा, ये आपका कैपेसिटेंस हो गया, और इसको हमने सप्लाई दे दी, एसी सप्लाई दे दी CLR। ठीक, अब यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो VR होगा, यहाँ पे VL होगा, यहाँ पे VC होगा। और अगर हम इसका ग्राफ बात करें बेटा, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूं आपको, रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक, ये आपका बनेगा VL माइनस VC, और ये आपका VR होगा। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा VL माइनस VC, और ये आपका VR होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट V होगा, V इज इक्वल टू IZ, और ये एंगल फाई हो गया। ठीक है, अब हम इसमें अगर हम टोटल वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल वोल्टेज की वैल्यू होगी V इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ये आपका टोटल वोल्टेज होगा। और अगर हम इम्पीडेंस की बात करेंगे तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। इस सर्किट का टोटल इम्पीडेंस ये होगा। कॉस अगर पावर फैक्टर की बात करें तो R बाई Z ही होगा। और इस सर्किट में क्या होगी, तीनों पावर होंगी जो मैंने आपको बताई, रियल पावर, करंट पावर और रिएक्टिव पावर। अब देखिए RLC सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन होती है। रेजोनेंस कहाँ यूज करते हैं हम लोग, इम्पीडेंस मैचिंग में या ट्यूनिंग में, मैचिंग में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन में XL और XC का जो डिफरेंस होता है 0 हो जाता है। या कह सकते हैं कि XL बराबर XC, XL इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2 पाई FL होता है, और XC क्या होता है 1/2 पाई FC। तो वैल्यू उठा के रख दो, तो XL की वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई FL हो गया, और इसकी वैल्यू हो गई 1/2 पाई FC हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले आओ, इसको ले आओ, 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर LC हुआ इज इक्वल टू 1। तो F इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी अंडर रूट, ये इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस की कंडीशन ये, चाहे ये कहो चाहे ये कहो। अब देखिए हम लोग पॉलीफेज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। पॉलीफेज मतलब कई फेज, पॉली माने कई फेज, 3 कलर। ठीक है, तीन फेज क्या होते हैं, RYB, इसका सिंबल रेड, इसका येलो, इसका ब्लू, और अंडर ब्लैक। 3 फेज होते हैं। अब जो 3 फेज होते हैं, तीनों फेज के बीच में, 1-2 फेजों के बीच में जो फेज एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। क्या होता है, 120 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन मैंने पूछा है। ठीक, अब देखिए इस पॉलीफेज सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका स्टार कनेक्शन, दूसरा होता है आपका डेल्टा कनेक्शन। अब देखिए स्टार में क्या होता है, ये आपके 3 फेज
ये आपका न्यूट्रल हो गया। आर एन वाई बी, ठीक है। आर इसको वाई कर दो, इसको बी कर दो। स्टार कनेक्शन में क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है और डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता, ठीक। अच्छा अब देखिए कुछ बातें इसमें समझिए जो पूछा जाता है और मैंने आपसे पूछी है। ये क्या है, पहला फर्स्ट है, फर्स्ट फेज, ये आपका सेकेंड फेज, ये आपका थर्ड फेज। एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं फेज वोल्टेज। याद रखना हमेशा, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है इसको फेज वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज। इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 220 ऐसे ही होती है, ठीक। और एक फेज और दूसरे फेज के बीच में, दो फेजों के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज। जैसे आपका ये फेज हो गया, तो जंप करा दिया, ये फेज हो गया, ये क्या कहलाएगा आपका VL, इसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज, ठीक। अच्छा अब दोनों में रिलेशन क्या होता है, देखिए लाइन में वोल्टेज होता है वो क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है। ये पढ़ाया था ना तुमको, इट मीन्स √3 VPH VL, या कह सकते हैं VPH इज इक्वल टू VL बाय √3। और स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट की वैल्यू सेम रहती है। इसमें क्या होता है, लाइन करंट इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज, इट मींस IL इज इक्वल टू IPH, ओके। अब इसमें हम पावर की बात करें तो अगर हम रियल पावर निकालेंगे किसके फॉर्म में, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फॉर्म में, ठीक। तो पावर इज इक्वल टू क्या होगी, √3 VL IL cos phi। अब हम अगर फेज वोल्टेज और फेज करंट के फॉर्म में निकालेंगे तो यहां पे करो, VL यहां क्या रखोगे, यहां से देखो √3 VPH रख सकते हो, √3 VPH हो गया। और IL और IPH सेम है तो IL की जगह हम IPH रख सकते हो, तो IPH हो जाएगा। √3 कितना हुआ, 3 हो गया, तो ये हो जाएगा VPH IPH cos phi, यानी लिखे थे cos phi। ये आपका किसके फॉर्म में होगा, लाइन वोल्टेज, ये आपका लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, ओके। और ये क्या हो गया आपका फेज वोल्टेज, ये फेज करंट। अगर आपसे कहा जाए कि इस सर्किट की रिएक्टिव पावर क्या होगी, रिएक्टिव पावर पूछता है, तो रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगी आपकी, लोड के लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के फॉर्म में क्या हो जाएगा, √3 VL IL sin phi। और फेज के फॉर्म निकालोगे तो VPH IPH sin phi। ये आपका हो गया स्टार कनेक्शन, ये आपका क्या हो गया, स्टार कनेक्शन। इसी का जस्ट उल्टा
क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन होता है। डेल्टा कनेक्शन कहाँ यूज होता है, मोटरों में यूज होता है, और इसका पैनल्स में होता है, वायरिंग में होता है, सबका प्रयोग वहां पे होता है। अब देखिए डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, आपका न्यूट्रल नहीं होता। न्यूट्रल, इस कनेक्शन में करंट की वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग मोटरों में यूज करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो लाइन करंट होगी, लाइन करंट वो क्या होगी, √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट। लाइन करंट आपकी क्या हो गई, IL हो गई, और फेज करंट क्या होगी आपकी, IPH होगी। ठीक, सो अगर हम IPH की यहां से वैल्यू निकालेंगे तो IL/√3 हो जाएगा, समझ रहे हो। और इसमें क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होगा, फेज वोल्टेज के बराबर होगा। तो VL = VPH। और अगर हम पावर की बात करें तो सेम वही पावर होती है, पावर चेंज नहीं होती है। ठीक, तो पावर इसमें क्या आ जाएगी, √3 VL IL cos phi। अगर फेज के फॉर्म में बात करें तो VPH IPH cos phi। और रिएक्टिव पावर की बात करें तो √3 VL IL sin phi, और ये जाएगा 3 VL IL sin। कुछ बुकों में आपको थीटा दिया होगा तो उसे कोई कंफ्यूज नहीं होना, थीटा यूज करो चाहे फाई यूज करो, एक ही बात है, एंगल से मतलब होना चाहिए। तो मैंने आज आपको AC फंडामेंटल, AC करंट का पूरा लेक्चर दिया है, इसको पूरा देखना, कोशिश करना, नोट बना लेना। ठीक, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षागत में स्वागत है। आज हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इंजीनियरिंग का। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। देखिए ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का स्टैटिक डिवाइस है। क्या है, स्टैटिक डिवाइस। डिवाइस मतलब, स्टैटिक डिवाइस मतलब जहाँ पे रख दिया गया फाउंडेशन पे वो वहीं रखा रहेगा। ठीक, तो क्या है ट्रांसफार्मर, एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। किस पे, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये करता क्या है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज करंट घटाता और बढ़ाता है। ये क्या करता है, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर को ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये क्या करता है, पावर को ट्रांसफर करता है। अब बच्चों इसमें क्या होती है, दो वाइंडिंग होती है। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है जिसके टर्न्स N1 होते हैं, और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इसके टर्न्स क्या होते हैं, N2 होते हैं।
बच्चे एक बात और याद रखिएगा कि इन दोनों बाइंडिंग के बीच में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, आपको बुक में नहीं दिया है। ठीक है, तो क्या है इसमें, क्या होती है, प्राइमरी बाइंडिंग होती है और सेकेंडरी बाइंडिंग। ठीक है, दोनों बाइंडिंग के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। दोनों बाइंडिंग्स के बीच रेजिस्टेंस अनंत होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये प्राइमरी वाइंडिंग की सप्लाई है, इसको V1 बोलेंगे, प्राइमरी वोल्टेज। और जो यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज हमको प्राप्त होगा उसको सेकेंडरी वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। कोर जो होती है सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। बच्चों, आप लोगों को मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आपका रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम नजदीक है। ठीक है, कोर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। सिलिकॉन स्टील क्यों यूज करते हैं, क्यों करते हैं, सैथिल आयनों को कम करने के लिए। तो सैथिल आयनों को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील प्रयोग करते हैं। अब क्या होता है बच्चों कि इन कोरों को लैमिनेट करते हैं, किस लिए, हवा धारा हानियों को कम करने के लिए। तो कोर को लैमिनेट एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉसेस को अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का है। ये तो आपने ट्रांसफार्मर पढ़ लिया क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन किससे क्या होता है। आप बताएंगे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं। पहले हम बनावट के आधार पर बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, ये दो तीन प्रकार के होते हैं, सेल टाइप, कोर टाइप और बैरल टाइप। अगर हम वोल्टेज की बात अकॉर्डिंग टू वोल्टेज की बात करें, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, स्टेप अप, स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप अप में N2 की वैल्यू N1 से बड़ी होती है, तभी तो अप होगा। और एक होता है स्टेप डाउन, ये होती है आपकी N1 की वैल्यू बड़ी होती है N2 से। ठीक, अब
इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। आपका करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। किसमें? सीरीज में यूज करते हैं, लाइन के सीरीज में यूज करेंगे, सीरीज में यूज करते हैं। उसके बाद है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये क्या आपका स्टेप डाउन है, इसको कहाँ यूज करेंगे? पैरेलल में, पैरेलल में यूज करते हैं। अब हम फेस के अकॉर्डिंग बात करें, अकॉर्डिंग टू फेस, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, थ्री फेस, और कूलिंग के अकॉर्डिंग एयर ब्लास्ट ट्रांसफार्मर, एयर कूल ट्रांसफार्मर, ऑयल कूल ट्रांसफार्मर, ये सब क्या होते हैं? कूलिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे कि इन ये जो आपका कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग है ट्रांसफार्मर, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कोल्ड टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना, क्योंकि अक्सर इनमें से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। देखिए पहला फैक्टर क्या है? मैग्नेटिक सर्किट, मतलब इसमें जो मैग्नेटिक सर्किट होता है किस प्रकार का होता है? इसमें सीरीज सर्किट होता है, इसमें क्या होता है? पैरेलल सर्किट होता है। दूसरा फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ सर्किट, इसमें कितने सर्किट बनते हैं? इसमें सिंगल सर्किट होता है, इसमें डबल सर्किट्स होते हैं। यूज स्ट्रिप, जो आप लोग पत्तियां जो यूज करते हैं ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए, जो पत्तियां यूज करते हैं उसको स्ट्रिप बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? एल और यू आई प्रकार के पट्टों से बनाया जाता है। ये क्या है? ई आई और यू आई प्रकार के पट्टों से बनाया जाता है। वाइंडिंग लिंब, इसमें जो वाइंडिंग लिंब होता है वो कैसा होता है? इसमें साइड लिंब होता है, इसमें मिडिल लिंब होता है। ठीक है, इसमें वाइंडिंग किस प्रकार की होती है? एक होती है इसमें कोल्ड टाइप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी होती है, इसमें सेंडविच वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स जो लीक होते हैं वो उसमें क्या होता है? इसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होते हैं। टोटल वेट, कौन सा भारी है? ये क्या होता है? कोल्ड टाइप हल्का भारी होता है और वो क्या होता है? बहुत ज्यादा भारी होता है। ठीक है, फैक्टर सेफ्टी, फैक्टर सेफ्टी जो है इसका क्या है? कम है, उसका ज्यादा है। टिकाऊपन, इसमें क्या है? कम है, लेकिन उसमें टिकाऊपन ज्यादा है। इफिशियंसी इसकी कम है, उसकी ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब हम आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज के बारे में बताते हैं। अब देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसके एडवांटेज हैं और इसके N2 टर्न। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पे हमको वोल्टेज ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें प्राइमरी वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं वो क्या होता है बच्चों? कम होते हैं, और इसमें ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टेप अप में क्या होता है? N2 की जो वैल्यू होती है वो N1 से बड़ी होती है। अब अगर हम स्टेप डाउन की बात करें, ये आपका N1 है, ये आपका N2 है। तो स्टेप डाउन में क्या होता है? जहां पे हमको वोल्टेज की हमको कम चाहिए, डाउन चाहिए, वहां पे हम इसका प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है? जो N2 की वैल्यू होती है वो क्या कम होती है? N1 से कम होती है। ठीक, अच्छा अब हम बात करेंगे
ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है? केवी में। जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है बच्चों, वो क्या होती है? केवीए में होती है। ठीक, अच्छा। और जो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन होता है वो क्या होता है? अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग के लिए निकालेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 4.44 FN 5। ये आपका क्या हो गया? प्राइमरी वाइंडिंग के लिए। सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए क्या होगा? मैं इतना कंसीडर लेके बता रहा हूं आपको कि आप लोग ने थ्योरी पूरी पढ़ ली है, मैं आप लोगों का रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका E2 4.44 FN2। ये तो आपका प्राइमरी बाइंडिंग का इक्वेशन है, ये आपका सेकेंडरी। अगर आपसे सीधे इक्वेशन पूछ ले क्या होता है ट्रांसफार्मर की ईएमएफ का इक्वेशन, तो ये होता है E इज इक्वल टू 4.44 FN5। ये आपका क्या ईएमएफ हो गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, फ्लक्स हो गया। अच्छा, अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो ये आपको मिल जाएगा E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू K कह लीजिए। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। अब इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, जो बड़ा रूप है, वो मैं आपको बता देता हूं। E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू K। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अच्छा, ट्रांसफार्मर में बच्चों हम लोग क्या करते हैं? कूलिंग के लिए ब्रीदर यूज होता है। ब्रीदर हम लोग क्या यूज करते हैं? सिलिका जेल। ठीक, तो सिलिका जेल का प्रयोग होता है कूलिंग के लिए। नमी को सोखने तो सिलिका जेल का प्रयोग नमी को सोखने के लिए। हाँ, नमी को सोखने के लिए। जब ताजा होता है, ताजा सिलिका जेल, वो क्या होता है? किस कलर का? नीले कलर का। क्या होगा? नीला। नमी सोखने के बाद, नमी सोखने के बाद क्या आ जाएगा? गुलाबी। अच्छा बच्चों, एक चीज और, ट्रांसफार्मर में जो हम लोग तेल यूज करते हैं वो क्या होता है? सिंथेटिक ऑयल यूज करते हैं या खनिज तेल? कौन सा तेल यूज करते हैं? खनिज तेल या सिंथेटिक ऑयल। ठीक है, ओके। इसके भी कुछ गुण होते हैं जो आपकी बुक में दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग चलिए बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। देखिए, आइडियल ट्रांसफार्मर एक काल्पनिक ट्रांसफार्मर। आइडियल मतलब उसमें कोई दोष है ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर की कल्पना करते हैं। मैं वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूँ आपको। क्या होता है कि आपका ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको हम सप्लाई करते हैं। अभी यहाँ पे बच्चों में लोड नहीं लगा रहा, ठीक है। हमने इसको सप्लाई की। सप्लाई देने के बाद इसमें क्या होता है? एक I0 करंट फ्लो होती है। इसमें क्या होती है? I0 करंट फ्लो होती है,
जो क्या होती है आई जीरो करंट जो फ्लो होती है इसको बोलते हैं नो लोड करंट, नो लोड करंट। इसकी जो वैल्यू होती है फुल लोड करंट की, फुल लोड करंट की 2% से लेकर 5%। ठीक, अब ये क्या करता है, ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ठीक, इसमें आपका इन्वर्टर हो गया, ये आपका। तो जब सप्लाई देते हैं तो इसमें आई नॉट करंट फ्लो होती है, नो लोड करंट जिसकी वैल्यू क्या होती है फुल लोड करंट की 2% से 5% होती है। अब ये क्या करती है, इसके कारण क्या होता है, कोर में एक अल्टरनेटिव फ्लक्स उत्पन्न होता है, सेटअप कर देती है। तो ये फ्लक्स आपका हो गया। ठीक, अब ये फ्लक्स क्या करता है, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को काटता है, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स को काटता है, जिसके कारण इस वाइंडिंग में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है बाय द फैराडेज लॉ डी फाई बाई डी टी। ठीक, ये क्वेश्चन आपकी ठीक। चूंकि ये जो आपका फ्लक्स उत्पन्न हुआ है ये भी आपका सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक है, जिसके कारण फैराडे के नियम के अनुसार उसके भी टर्न्स को काटता है, जिसके कारण उसमें भी एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसको बोलते हैं E2, ये होगा N2 d फाई बाई dt। इक्वेशन सेकंड, दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपको मिलता है E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू K। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये जो मैंने आपको वर्किंग बेस पर थोड़ा सा बताया है, ये आइडियल ट्रांसफार्मर को दिमाग में लेके बताया, क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए आपको आइडियल ट्रांसफार्मर कंसीडर करना पड़ेगा। अभी मैं आपको आइडियल ट्रांसफार्मर के प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। ठीक बच्चों, अच्छा अब उसके बाद देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर होता क्या है, मैंने आपको बताया आइडियल ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है जो काल्पनिक है। ठीक, इट मींस इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है, नो पावर लॉसेस होता है, नो पावर, नो वोल्टेज ड्रॉप। मतलब जो आप पावर यहां दे रहे हो P1 वही आपको पावर यहां P2 मिलेगी ट्रांसफार्मर। यहां पे नो वोल्टेज ड्रॉप, मतलब जो वोल्टेज प्राइमरी है वही सेकेंडरी वोल्टेज होगा। ठीक, अच्छा, नो पावर लॉसेस, नो वोल्टेज ड्रॉप, परमेबिलिटी वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी से मतलब इनफाइनाइट से मतलब। चौथा पॉइंट, नो फ्लक्स लीकेज, नो फ्लक्स लीकेज। ठीक, रिलेक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 0। रिलेक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन और आता है, पूछा जाता है कि कोर का काम क्या है, कोर का काम क्या है। कोर क्या करती है, फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का पाथ देती है। ये मैंने क्वेश्चन पूछा है कई बार अपने एग्जाम में। कोर क्या करती है, लो रिलेक्टेंस का पाथ फ्लक्स को देती है। ठीक, मतलब जो आपकी कोर होती है उसकी परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए, रिलेक्टिविटी कम होनी चाहिए। रिलेक्टिविटी क्या करेगी, फ्लक्स को रोकेगी, और परमेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करेगी। अब देखिए ये हो गया आपका आइडियल ट्रांसफार्मर के कैरेक्टरिस्टिक। अब जो आपका एक पूछा जाता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, पूछा गया। तो इसकी एफिशिएंसी 90% से लेकर 98% तक होती है। और जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, 100% होती है।
100% जंग तो कोई लॉसेस होंगे नहीं, ना वोल्टेज ड्रॉप होंगे, तो एफिशिएंसी क्या होगी 100% ही। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है ये आपका स्टेप डाउन होता है। क्या होता है? ग्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? स्टेप डाउन होता है। एफिशिएंसी इसकी कितनी होती है? 50 से लेकर 60%। ठीक, और क्या मैं बताऊं आपको? देखिए बच्चों, ये जो मैंने आपको करंट बताई है आई नॉट, इसको नो लोड करंट मैंने बताया, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका रेजिस्टिव कंपोनेंट, एक होता है आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक है, एक होता है आपका रेजिस्टिव कंपोनेंट और एक होता है आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक है, जो आपका रेजिस्टिव कंपोनेंट होता है, ठीक है, रेजिस्टिव कंपोनेंट होता है ये आपकी आई नॉट हो गई, ये आपकी, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका आई नॉट साइन फाइव, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ये क्या करता है? कोर में फ्लक्स स्थापित करता है, कोर में फ्लक्स स्थापित करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लक्स को स्थापित करता है। और जो आपका आई नॉट कॉस फाइव होता है, इसके कारण क्या होते हैं? लॉसेस होती है। इसके कारण क्या होता है? आयरन लॉसेस होती है। ठीक, एक बात और बेटा ध्यान रखना, बता दे रहा हूं, अभी जब मैंने आपको वर्किंग प्रेस पर थोड़ा सा इसका बताया था, लोड नहीं लगाया था, तो जब सेकेंडरी लोड नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? आयरन लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं? आयरन लॉसेस। क्या होते हैं? आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस क्या होते हैं? चलिए मैं बता देता हूं आपको, इसको लिख लिया है, लिख लिया। आयरन लॉसेस क्या होते हैं? ये आपके फिक्स लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स लॉसेस होते हैं। ये कोर में होते हैं। क्या होते हैं? कोर में होते हैं, इसलिए इनको हम लोग कोर लॉसेस भी कहते हैं। तो आयरन लॉसेस, इनको क्या बोलते हैं? फिक्स लॉसेस। इनका लोड से कोई लेना देना नहीं है। आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस ये दो होते हैं। एक होता है एडी करंट और एक होता है हिस्टेरेसिस। एडी करंट का लॉसेस का आपसे फॉर्मूला पूछ लेता है, तो एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला होता है आपका W इज इक्वल टू KE D max F स्क्वायर T स्क्वायर V। ये हो गया आपका एडी करंट लॉसेस। और जो आपका हिस्टेरेसिस लॉसेस होता है, ये होता है WH इक्वल टू KH D max की पावर 1.6 FB। ये आप दोनों लॉसेस याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है और एडी लॉसेस करंट लॉसेस को कम करने के लिए क्या करते हैं? लैमिनेट करते हैं। ठीक, कोर को लैमिनेट करते हैं या थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं बीच में। और जो आपका हिस्टेरेसिस लॉसेस है, ये क्या होती है? इनको कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस और होते हैं। ट्रांसफार्मर में आपको आयरन लॉसेस मैंने बता दिया। अब इसके बाद एक होता है लॉसेस आपका कॉपर लॉसेस। ठीक, ये किस पे डिपेंड करता है? लोड पे। किस पे डिपेंड करती है बेटा? लोड पे। ये वेरिएबल
लॉसेस होती है। क्या होती है? वेरिएबल लॉसेस होती है, ये लोड पर डिपेंड करती है। ठीक है। अच्छा, ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी क्या होती है? चलिए मैं बता देता हूं। ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी मतलब ये हुआ कि ट्रांसफार्मर का आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो इफिशिएंसी को इससे करते हैं आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100 कर लो। अच्छा, आउटपुट पावर क्या रहेगी आपकी? V2 I2 cos phi, इनपुट क्या रहेगी? V1 I1 cos phi इंटू 100। ठीक। अच्छा, अब देखो ध्यान दो, इनपुट पावर जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक लॉसेस में और आउटपुट पावर में। तो आपकी क्या रहेगी? आउटपुट पावर प्लस दिख रहा है प्लस लॉसेस। तो इनपुट पावर की जगह हम लिख सकते हैं आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। तो हमने क्या कर दिया? ये आउटपुट लिखा ही था V2 I2 cos phi, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? V2 I2 cos phi प्लस लॉसेस, कॉपर लॉसेस प्लस आयरन लॉसेस इनटू 100। या एक फॉर्मूला आपका और बन सकता है, आउटपुट पावर में क्या है? आउटपुट पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनपुट पावर में से लॉसेस घटा दो, आउटपुट पावर निकल आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे? आउटपुट की जगह लिख देंगे इनपुट पावर मतलब V1 I1 cos phi माइनस WCU प्लस WI अपॉन इनपुट पावर। एक ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है। अब ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंडीशन आप जान लीजिए, मैक्सिमम इफिशिएंसी कब होगी? मैक्सिमम इफिशिएंसी जब WCU इक्वल टू WI के बराबर हो, मतलब जब कॉपर लॉसेस जो होंगे आयरन लॉसेस के बराबर हो जाएंगे, उस कंडीशन, वो कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशिएंसी। अब हम बात करेंगे कि ये लॉसेस को कौन से टेस्ट से हम लोग निकालेंगे। ठीक, इतना नोट कर लिया है? इसको नोट कर लेना है, वीडियो देखो। चलो इसको इधर लिख देते हैं। देखो आपके ट्रांसफार्मर में दो टेस्ट हैं, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। पहले हम बात करेंगे इनपुट सर्किट, क्या है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट से बच्चों हम लोग क्या निकालते हैं? आयरन लॉसेस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयरन लॉसेस। अच्छा, जैसे ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, इसमें क्या करें? सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन कर देते हैं। ठीक। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें लॉजिक है कुछ। मैंने तुम लोगों को समझाया था HP हाई वोल्टेज। ठीक, यहां पे ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। जब करंट 0 होगी तो वोल्टेज क्या होगा? हाई होगा। तो ये वाइंडिंग कौन सी कहलाएगी? हाई वोल्टेज वाइंडिंग। और ये लो वोल्टेज वाइंडिंग कहलाएगी। ठीक। ओपन सर्किट टेस्ट में हमने क्या कर दिया? आयरन लॉसेस निकाल दिया। हाँ, और ये प्राइमरी वाइंडिंग आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग और सेकेंडरी वाली हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अब हम आते हैं शॉर्ट सर्किट पे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या आ जाएगा? सेकेंडरी वाइंडिंग को हम शॉर्ट कर देंगे एमीटर से। तो शॉर्ट सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो वोल्टेज क्या होगा? कम होगा अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो जब वोल्टेज कम होगा तो ये कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी?
LV हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, HV हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट किसी बुक में नहीं दिया है, इसको समझो। इसमें से क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएल में कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होती है, हाई वोल्टेज होती है कि लो वोल्टेज। इवन मेथड में पूछ हो गया, ठीक। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या निकालते हैं, कॉपर लॉस निकालते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन की क्या होती है। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन समझने का सिंपल सा फंडा है, आपको समझिए जो मैं बताने जा रहा हूं, कभी कंफ्यूज नहीं। ये आपका क्या है, और ये आपका क्या है, ये लो लोड कंडीशन है और यहाँ पे लोड वाली कंडीशन है, ठीक। यहाँ पे जो वोल्टेज है इसको हमने V0 मान लिया, ठीक। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन नो लोड, जब सेकेंडरी वाइंडिंग पे लोड नहीं है, ठीक, और जब लोड दे दिया गया है, उन दोनों का जो डिफरेंस का अनुपात होता है उसको वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा उतना अच्छा होगा और वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू जितनी अधिक होगी वो उतना खराब होगा, ठीक है, ये याद हमेशा रखना। तो क्या है, नो लोड वोल्टेज माइनस नो लोड आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट यहां लिख लेना, और आउटपुट वोल्टेज ऑन लोड अपॉन आउटपुट वोल्टेज ऑन लोड। हमने मान लिया इस पे क्या था, V02, नो लोड पे वोल्टेज आउटपुट ये था और लोड पे ये, और ये हो जाएगा V2 इंटू 100, ठीक। अच्छा, बेहतर वोल्टेज क्या है, हमने क्या बताया, वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू अगर कम होगी तो क्या होगा, अच्छा होगा, और वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी तो खराब होगा, ठीक है। जब आपका पावर फैक्टर लीड करता है, पावर फैक्टर जब लीडिंग होगा, लीडिंग कब होता है, कैपेसिटर के केस में, तो रेगुलेशन क्या होगा आपका, गुड होगा, और जब पावर फैक्टर लैगिंग होगा, नॉट गुड, रिलेशन क्या होगा, नॉट गुड होगा, ठीक है। देखिए एक टॉपिक बताना मैं भूल गया आपको, ऑटो ट्रांसफार्मर। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है जिसमें सिर्फ सिंगल वाइंडिंग होती है, उसी का प्रयोग हम लोग दोनों वाइंडिंग में कर लेते हैं। तो इसमें क्या होती है, सिंगल वाइंडिंग होती है। अब जब सिंगल वाइंडिंग होगी तो भैया बारी तो होगा नहीं होगा, ठीक। अब बात करेंगे इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग कैसे करते हैं।
तो इसका प्रयोग हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर की तरह करते हैं। करंट ट्रांसफार्मर क्या है? करंट ट्रांसफार्मर में आप करंट कंट्रोल करोगे, तो जब करंट कंट्रोल होगी तो वोल्टेज क्या होगा? बढ़ेगा। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर को हम लोग वोल्टेज के अकॉर्डिंग लेते हैं। और पोटेंशियल में क्या होगा? वोल्टेज डाउन हो, करंट बढ़ेगी तो वो स्टेप डाउन हो जाएगा। ठीक। आपका जो सीटी करंट, आपका जो करंट ट्रांसफार्मर होता है, इसको हम लोग क्या होता है? लाइन के सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि सीरीज करंट की वैल्यू क्या होती है? सेम रहती है, बताया था हमको बेसिक में। और पोटेंशियल में पैरेलल पोटेंशियल सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। अब आपके में कुछ कनेक्शन दिए हैं, ठीक है। स्कॉट कनेक्शन क्या है? स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग कहां करते हैं? स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग हम लोग थ्री फेज से टू फेज करना हो और टू फेज से थ्री फेज करना हो, वहां पे हम लोग स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखिए, ट्रांसफार्मर में एक पैरेलल कनेक्शन ऑपरेशन होता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए? पहले आपको बताया गया है कि पैरेलल कनेक्शन करने के फायदे क्या है। पहला फायदा है कि जो आपका सिस्टम है उसका स्थायित्व बढ़ता है, स्टेबिलिटी क्या होती है उसकी? बढ़ती है। दूसरा क्या है कि भार मांग को पूरा करने के लिए अच्छी प्रणाली बन जाती है। ठीक। प्रणाली की भी क्या होती है? दक्षता भी बढ़ जाती है इससे, और हानियां क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक। अब पैरेलल कनेक्शन ऑपरेशन के लिए कुछ शर्तें हैं, अगर ये शर्तें नहीं होंगी तो नहीं होगा। पहली शर्त क्या है? वोल्टेज रेशियो समान होना चाहिए। ठीक है। वोल्टेज रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है। जो आप दो ट्रांसफार्मर को पहले ऑपरेशन करेंगे उनमें ये सब प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी पहले कनेक्शन आप कर पाएंगे। अब चलिए, जो हम लोग सिंथेटिक और खनिज तेल यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए ये भी डिस्कस करते हैं। इसका फ्लैश पॉइंट कितना होना चाहिए? 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये मैंने कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा। अगला पॉइंट है, इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो 27% होनी चाहिए, जिसको हिंदी में श्यानता बोलते हैं। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होना चाहिए? 80 kV पर mm से 100 kV पर mm होना चाहिए। इसका यूज क्या के लिए करते हैं हम लोग? इंसुलेशन और कूलिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसका जो कलर होता है वो हल्का पीला होता है। क्या होता है? मैंने लिख दिया है, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? हल्का पीला होता है। ट्रांसफार्मर में जो हम लोग बुशिंग यूज करते हैं वो किसकी बनी होती है? पोर्सलेन की। पोर्सलेन से इंसुलेटर सारे बनते हैं। ठीक। अब इसमें क्या होती है? एक ग्लूकोज रिले यूज करते हैं। ये गैस प्रचालित रिले होती है, गैस प्रोसेस करके प्रचालित होती है। ये कहाँ होती है? मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में, कंजर्वेटर के बीच में होती है। ठीक है। बच्चों, जितना मैंने अभी आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाया है, इसको आप लोग बढ़िया से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, हो सके तो नोट्स में कहीं लिख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।